नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज है 27 जून 2021 और हम लेकर आए हैं 27 जून 2021 की करंट अफेयर। जो भी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसी क्रम में हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय कौशल विज्ञान निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है। ठीक है, क्या किया है? गठबंधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है। ठीक है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के दो व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है। ठीक है, तो एक साझेदारी की गई है किसमें? व्हाट्सएप में और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन और व्हाट्सएप ने एक डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है। ठीक है, दोनों के बीच गठबंधन हुआ है और व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, ये तीनों, एक तो बिजनेस एक तो व्हाट्सएप है जो हमारा मैसेंजर वाला होता है, केवल जो हमारा पर्सनल होता है, और एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है, तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के दो व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली न्यूज। इसके बाद देखते हैं हमारी अगली न्यूज, रिलायंस जियो इकोनॉमिक लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस जियो इकोनॉमिक लिमिटेड और गूगल क्लाउड देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति संबंध शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस गूगल क्लाउड के स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लाभ उठाएंगी, जिससे उनके खुदरा व्यापार को बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त करने, आधुनिकीकरण और विकास के पैमाने और ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन और अनुभव प्रदान करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक रिलायंस जियो इकोनॉमिक लिमिटेड और गूगल क्लाउड देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति संबंध शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस गूगल क्लाउड के स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लाभ उठाएगी। मतलब जो रिलायंस है और गूगल है, इन दोनों में एक बेहतर साझेदारी बन रही है। ठीक है, तो जो गूगल का जो है इसके लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी लाभ कौन उठाएगा? रिलायंस उठाएगा। ठीक है, जिससे उसके खुदरा व्यापार को बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त होगी। तो रिलायंस का जो खुदरा व्यापार होगा उसको बेहतर परिचालन और दक्षता प्राप्त होगी। आधुनिकीकरण और विकास के पैमाने और ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन और अनुभव प्रदान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये 5G के संबंध में है और गूगल और रिलायंस जियो के बीच एक तरह से साम्यावस्था बैठ रही है 5G को लाने के लिए। तो रिलायंस क्या करेगा? जो गूगल की जो चीज़ें हैं, गूगल का जो स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका उपयोग करके और अपने व्यापार को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, अगली भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। ठीक है, भारत और भूटान ने क्या किया है? संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। ठीक है, इसे भूटान के प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, किस पे ध्यान केंद्रित करेगा? ये क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है किसने? भारत और भूटान ने। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भूटान का जो कर प्रशासन है उसको मजबूत करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसको मजबूत करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ये ध्यान केंद्रित करेगा। कौन सा? ये जो लॉन्च किया गया है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसके बाद टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार और उनके साथ साझा करके एक प्रशासन को मजबूत करना है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों को
के प्रसार को उनके साथ साझा करके एक प्रशासन को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम भारत और भूटान के संबंधों में एक और मील का पत्थर है। इसे 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। कितने समय में? 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। किसको? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। और ये किसके बीच लॉन्च किया गया है? भारत और भूटान के बीच। और किससे संबंधित है? से भूटान के प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। और है किससे संबंधित? तो टैक्स से रिलेटेड है। और किसके टैक्स से रिलेटेड है? भूटान के टैक्स से रिलेटेड है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, अगली न्यूज़ है केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। इस बार दो जगहों को पुरस्कार मिला है। पहला किसे मिला है? इंदौर मध्य प्रदेश को, और दूसरा सूरत गुजरात को। इन्हें संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों को पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। ठीक है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किन दो को? इंदौर और सूरत को, संयुक्त रूप से। ठीक है, इसके बाद संयुक्त रूप से समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है, आप इसको एकदम से याद ही रखेंगे उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? तमिलनाडु। मध्य प्रदेश आता है पहले, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो पहले आता है इंदौर मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात का सूरत, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा है कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। इसके बाद है 2020 के तहत सामने आए स्मार्ट सिटी पुरस्कार। 2020 के तहत सामने आए स्मार्ट सिटी पुरस्कार सार्वजनिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी, पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता के विषयों पर दिए जाते हैं। तो ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं वो किन किन क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन होने पर ही किसी भी क्षेत्र को ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र दे रखे हैं यहाँ पे, इन सभी में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला अवार्ड किसे मिला है? पहला अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर को और गुजरात के सूरत को। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे शीर्ष प्रदेशों की सूची में कौन आया है? हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज़, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, क्या है? नशीली दवाओं और दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है कि जो नशीली दवाएं हैं उनका दुरुपयोग ना किया जाए, उनकी तस्करी ना की जाए। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज द इलिक्ट ट्रैफिकिंग। ठीक है, इलिक्टिड ट्रैफिकिंग हर साल 26 जून को कब मनाया जाता है? ये 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है, को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को। ठीक है, 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। कौन सा? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन संयुक्त राष्ट्र ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? कि लोग जो ड्रग्स हैं वो ना लें और इसका दुरुपयोग ना करें, जो भी दवाई हैं हमारी उनका दुरुपयोग ना करें। ठीक है, इसके लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय, ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ठीक है, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, ये है इसकी थीम, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ये किसकी थीम है? ये हमारा जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। तो उसकी जो थीम है वो क्या है? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइफ्स। ठीक है, तो ये थीम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है,
इसके बाद अगली जो न्यूज बनी है हमारी, हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ठीक है। तो इनके लिए, यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है, ठीक है। यातना पीड़ितों के लिए ये दिवस मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये दिवस मनाना किसके द्वारा, यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये ना केवल अस्वीकार्य है बल्कि यह एक अपराध भी है, ठीक है। जो यातना पीड़ित होते हैं, जिनको लोग यातनाएं देते हैं, पीड़ित करते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस यातना देने को, इसको क्या कहा गया है कि ये एक तरह का कैसा है, अपराध है, इसको बोला है संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज बनी है हमारी, अगली न्यूज है हमारी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहन IAC-1, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप लोग। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहन IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहन को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो नाम है IAC है, IAC स्वदेशी विमान वाहन IAC-1, इसको 2022 तक चालू करने की योजना है। ये स्वनिर्मित होगा, मतलब अपने देश में निर्मित होगा, और इसको किसके नाम पर बाद में नाम दिया जाएगा, इसको चलने के बाद, चालू हो जाने के बाद INS विक्रांत के रूप में नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश का पहला स्वदेशी विमान वाहन होगा। इसके बाद अगली जो न्यूज बनी है हमारी, अगली है, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11, ठीक है, विंडोज 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसे। जो सॉफ्टवेयर्स में जो आपके विंडोज होती हैं, उनमें जब चेंज होती हैं, जो नंबर्स चेंज होते हैं, उनको फिर जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज लॉन्च किया है। क्या है ये, विंडोज 11, ठीक है, या विंडोज 11। विंडोज 11 अगली पीढ़ी का कहा जा रहा है, ठीक है, ये अगली पीढ़ी का है। इसके बाद जुलाई 2015 में वर्तमान नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 लॉन्च किया गया था, ठीक है। विंडो 10 कब आया था, जुलाई 2015 में। अब क्या आ गया है, विंडो 11, ठीक है। किसने लॉन्च किया विंडो 11, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 लॉन्च किया है। लगभग 6 दशक बाद रिलीज हुई विंडोज 11 विशेष है, ठीक है। ये जो विंडोज है, ये 11 है, ये विशेष है, ठीक है। कैसी है, विशेष विंडोज है, क्योंकि ये लगभग 1 दशक के बाद, मतलब 10 सालों के बाद रिलीज हुई है, ठीक है। विंडोज 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूजर इंटरफेस, एक नए विंडोज स्टोर और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है, ठीक है। इसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी शामिल है, ठीक है। ये जो विंडोज है, इसको पहले से सुधार करके बनाया गया है। पहले की जो विंडोज थी, विंडो 10, उसमें जो भी उसमें नया इनिशिएटिव ले सकते थे, उसमें कुछ नया जोड़ सकते थे, उन सबको इसमें संशोधन करके इसको नया बनाया गया है। और ये किस लिए, ये जिसमें एक क्या होगा, केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी शामिल होगा, ठीक है। विंडो 11 में किसने लॉन्च किया है, विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। विंडो 10 कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015 में, ठीक है। और ये विंडो 11 एक प्रकार का विशेष विंडो होगा। इसके बाद अगली जो न्यूज बनी है हमारी, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। और ये किसके लिए है, ये है जो कोविड-19 में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उनके लिए, ठीक है, शुरू की गई है। इस योजना के बारे में जानते हैं। शुरू की गई योजना समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है, ठीक है। उन्हें 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। जिनके घर में कोई एक ही कमाने वाला था और उसकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, तो उन्हें 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और
जिन लोगों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है उनको कितने दिए जाएंगे, उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये योजना है और इसमें जो जिन्होंने एक को खोया है या फिर जिनके परिवार में अकेला कमाने वाला था उन दोनों लोग को पैसा दिया जाएगा। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ठीक है, ये किसने? दिल्ली सरकार ने शुरू की है। दिल्ली सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, और किसकी पहल है? ये समाज कल्याण विभाग की पहल है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज बनी है हमारी, जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम LIC ने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नया प्रौद्योगिकी मंच EPGS बैंक एकीकरण के उच्च स्तर के साथ एक केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसे क्यों लॉन्च किया गया है? नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, एकीकृत बैंक की बहुत सी नवीन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, जो नई सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और यह है क्या? यह है एक जीवन बीमा निगम EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है? EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ये जीवन बीमा निगम LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? जो इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके द्वारा लोगों को, ग्राहकों को, जो भी जीवन बीमा निगम से रिलेटेड है उन्हें नई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद अगली जो न्यूज बनी है हमारी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स विश्व के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में वृद्धिशील ऋण वृद्धि 59 साल के निचले स्तर पर 5.56% पर रहने के बावजूद बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में 5 साल के उच्च स्तर 56% से थोड़ा अधिक पहुंच गया। ठीक है, ये क्या है? यह है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। ये जो आंकड़े हैं कौन जारी करता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, विश्व के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर जो 2021 है में वृद्धिशील ऋण वृद्धि 59 साल के निचले स्तर पर 5.56% पर होने के बावजूद, मतलब 59 सालों में सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात, बैंक का जो क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात है वो 2020 में 5 साल के उच्च स्तर 56% से थोड़ा अधिक पहुंच गया है। 5 साल में जो उच्च स्तर था 56%, उससे भी थोड़ा अधिक पहुंच गया है 2020 में। क्या? बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात। ठीक है, बैंक में जो क्रेडिट होता है उसका और जो जीडीपी होती है उससे अनुपात जो होता है उसे ही बोलते हैं। ये 2020 में 56% से थोड़ा अधिक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये आंकड़े कौन जारी करता है? विश्व, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा लॉन्च किया जाता है। और किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 में वृद्धिशील ऋण वृद्धि 59 साल के निचले स्तर पर। ठीक है, 5.56% पर होने के बावजूद। ठीक है, तो ये कितनी रही है 2021 में होने के बावजूद? कितनी? 59 साल में निचले स्तर पर। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर 5.56। तो ये थी न्यूज़ हमारी आज की। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, यहीं पे हमारी आज की न्यूज़ समाप्त होती हैं। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स थे, सारे समाप्त होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियोस, ये जो न्यूज़ होती हैं, आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उतना क्लिक नहीं करती हैं। अगर आप इसको पूरा जानते हैं, इसके बारे में 2-4 फैक्ट जानते हैं, तो ये आपके दिमाग में थोड़ा सही से सेटल हो जाती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। ये आपके एग्जामों के लिए बहुत ही यूज़फुल है और आपकी जो करंट अफेयर है वो आसानी से तैयार हो जाएगी। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत है। आप यदि हमारा डेली वीडियो या डेली पिक्स दोनों फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेली पिक्स फॉलो करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको डेली पिक्स और डेली वीडियोस भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। धन्यवाद। करना ना